सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। यह है आपका क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। बच्चों बहुत छोटा सा चैप्टर है, अभी हम लोग इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। 5वें चैप्टर में 5 लेक्चर और चैप्टर खत्म, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। और बच्चों आज के सेशन में क्या होगा, आज हम समझने वाले हैं स्थिर वैद्युत अनुरूप, मतलब कि जो हमारे चैप्टर नंबर जो हमारा पहला था, या मैं बात करूं यूनिट हमारी जो पहली थी उसमें, और जो ये वाला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आखिर क्या आपस में संबंध है, इसको समझने वाले हैं। फिर हम लोग समझने वाले हैं चुंबकत्व एवं गाउस के नियम को। ये गाउस का नियम वही नियम है जो आपने कहाँ पढ़ा था बच्चों, पहली यूनिट में पढ़ा था, है ना, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल ये भी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये चुंबक के लिए है तो ये चुंबकीय फ्लक्स होगा, और उसके बाद वो विद्युत के लिए था तो वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको आज का गाउस का नियम पढ़ना है तो सबसे पहले आपको चुंबकीय फ्लक्स भी समझना होगा। तो आज के सेशन में हम चुंबकीय फ्लक्स भी समझेंगे, उसका मात्रक क्या होता है, उसका सीजीएस मात्रक क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है, दोनों मात्रक के बीच में संबंध क्या है, और क्या होता है बच्चों इसकी विमा क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु जी हैं तो संभव है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये स्क्रीन पे जो लिखा है उसको किनारे करते हैं, अब से समझते हैं। बच्चों ये मुझे बताना कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको किससे लिखते हैं। आप तुरंत बोलोगे सर ई से लिखते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे किससे लिखते हैं बच्चों, हम लोग बी से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय जो आघूर्ण होता था उसे हम एम से लिखते थे और लिखते हैं, और उसके बाद जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम पी से लिखते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस टॉपिक के पहले, स्थिर वैद्युत अनुरूप के पहले आपको एक टॉपिक देखा होगा एनसीईआरटी बुक में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, है ना। तो वो बच्चों हम लोग पिछले चैप्टर में ही कवर कर चुके हैं, है ना, जहाँ पे हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी -mb, है ना, याद होगा आपको। तो वो पिछले ही चैप्टर में कवर कर चुके हैं, तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम से लिखा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी से लिखा जाता है। चलो अच्छा, जब वैद्युत वाले चैप्टर में हम लोग एक ये लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे बच्चों, इसका कुछ मान होता था, है ना। अब ये अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं चुंबकत्व वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे आप लिखते हैं μ0/4 पाई। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि μ0 ये भाई चुंबकशीलता निर्वात में, ये वैद्युतशीलता निर्वात में, और ये इस वैद्युत में ये होता था, चुंबक में ये होता है। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमारा जैसे कि कोई भी एक द्विध्रुव होता था, कौन सा द्विध्रुव, चुंबकीय नहीं, विद्युत द्विध्रुव। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ -q से +q होता था, और इसके केंद्र से हम लोग किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे, है ना, जो कि E बराबर समथिंग होती थी अच्छी स्थिति के लिए और निरक्षी स्थिति के लिए। वैसे ही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अब उसका डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में, तो उसे हमें डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण M वाले क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इससे बहुत दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमें द्विध्रुव आघूर्णों वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के समीकरण में ये प्रतिस्थापन करने होंगे। बात समझ में आ गई। हमें क्या करने होंगे, ये वाले जो प्रतिस्थापन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं यही बस मुझे करने होंगे। अच्छा, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर अच्छी स्थिति में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वो बच्चों पढ़ी थी हमने E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद अच्छी स्थिति में 2m, और अपॉन में पढ़ा था r³, शायद आपको याद होगा, है ना। सॉरी 2p कर लेना वहां पे बेटा। तो यहां पे क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग कर देंगे, और यहां लिखेंगे, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, यहां लिखेंगे कि b बराबर μ0/4 पाई, है ना, और उसके बाद 2p अपॉन में क्या लिखोगे बेटा, r³। ये r क्या है, आर कोई भी एक क्षण चुंबक मान लो आपने बना दिया ऐसे,
ठीक, आपने एक क्षण चुंबक बना दिया और ये R इसका मान लीजिए नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। इसके केंद्र से वह दूरी है जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला B बराबर ये। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए है, जिसे हम लोग यहां पे बोलेंगे कि विषुवतीय स्थिति के लिए, है ना। जो वहां पे हम लोगों ने निरक्षीय पढ़ा था ना, वो यहां पे विषुवतीय स्थिति के लिए पढ़ा जाएगा। तो इसका डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में, इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है बेटा। अच्छा, अब मान लो बाई चांस यही चीज हमारी अच्छी स्थिति के लिए निकालनी पड़ जाए, तो वो फॉर्मूला होता है B बराबर μ0/4 पाई, और उसके बाद ये हो जाएगा बच्चों आपका एक मिनट रुकिएगा, यहां पे हम P को हटा के M करेंगे ना बेटा, क्योंकि हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे ना, तो M लिखेंगे। ओके, अब यहां पे आ जाओ, जब इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M/r³। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1% भी कोई भी समस्या होगी। ये हमारी कौन सी स्थिति के लिए हो जाएगा, ये बच्चों अक्षीय के लिए होगा, है ना। अच्छी स्थिति मतलब एक्सियल वाले पोजीशन के लिए निकालना है। तो ये छोटे छोटे से हमारे दो फॉर्मूले तैयार हुए कि चुंबकीय आघूर्ण M वाले क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इससे बहुत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो चेंजेस करने पड़ेंगे। कौन से, E की जगह पे B लिखना होगा, P की जगह पे M लिखना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे μ0/4 पाई लिखना होगा। बाकी सब कुछ क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा, हमें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो ये क्या लिखा हुआ है कि 1/ε0, यहाँ पे लिखा है 1/ε0, यहाँ क्या लिखा है μ0। इसका मतलब 1/, अगर मैं पीछे आऊँ तो मैं देख सकता हूँ, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1/ε0 की जगह पे केवल μ0 को बदलना है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, 1/ε0 की जगह पे क्या कर दिया, μ0। शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। P होगा, P की जगह पे M करना है, ये कुछ फार्मूले हैं। तो अब विषुवतीय स्थिति में जो फार्मूला बनकर आएगा वो आएगा बच्चों P और इसके बाद अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r³, फिर यहाँ आएगा μ0 M और 4 पाई अपॉन r³। तो इज इट क्लियर, आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये जो फार्मूले बताए। इसके बाद अच्छी स्थिति के लिए ये हमने बता दिया, है ना, कि हमारा 2 आगे आ जाएगा। बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण जो स्थिर वैद्युत में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि P और E का बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे पढ़ना था हमको कि डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, क्या, स्थितिज ऊर्जा, है ना। लेकिन वहां पे हम लोगों ने पढ़ा चुंबक वाले में कि M×B होगा और जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो -MB होगी, जिसके बारे में मैं पिछले चैप्टर में ही आप लोगों को बता चुका हूं। शायद याद होगा आपको, एक डेरिवेशन सर ने कराया था बच्चों इस तरीके का, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा करना है स्कोर तो आपको हमारे सारे लेक्चर फॉलो करने होंगे, ठीक है बच्चों। आ गया इतना समझ में। चलिए, तो ये कुछ खास नहीं था, ये बुक थी आपकी, बुक में था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको करते हैं। लिखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई के क्षण चुंबक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक क्षण चुंबक बनाया। मान लीजिए कि इसका ये नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। इन्होंने बोला कि केंद्र से, इसका कोई केंद्र है ना, इसके केंद्र से हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है ना। तो अब आपको पता है कि यहां से कोई 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है, जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है और जहां पे हमें ज्ञात करना है बच्चों विषुवतीय स्थिति में और अच्छी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन, ये करना है। और चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमें दिया है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना, कि एम्पियर मीटर स्क्वायर।
IA आपने पढ़ रखा है। चलो अब इसको मैं सबसे पहले जो जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। अब एक मुझे बात बताओ, ये जब 5 सेंटीमीटर लंबाई का इन्होंने बोल दिया कि क्षण चुंबक है, इससे कोई मतलब है आपको? कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम अच्छी स्थिति में निगमन करते थे तो हम ऐसे करते थे, याद होगा आपको, बीच में एक पॉइंट लेते थे O, और ये वाली दूरी हम L लेते थे और ये वाली दूरी भी हम L लेते थे, जिसको मिला के 12 होता था। तो जो चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र का मान आता था उस पर डिपेंड नहीं, ये L के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। उसका मतलब सिर्फ किसके साथ होता था? इसके साथ होता था। क्यों? क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की तुलना में ये हमारा 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा है। जब हम यहाँ करते थे तो हम लिखते थे कि L की तुलना में R का मान बहुत ज़्यादा है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, है ना? चलो आगे डिस्कस करते हैं, मैं आपको सारा अच्छे से याद दिला रहा हूँ। अब सुनिए क्या क्या दिया है। इन्होंने कहा 50 सेंटीमीटर की दूरी, तो R बराबर इन्होंने दे दिया इस प्रश्न में 50 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करोगे और ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ओके बच्चों, आगे पढ़ो। अब इन्होंने कहा कि क्षण का चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम m से लिखते हैं, और ये दिया है 0.4 और 0। अब वो 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको हटा देते हैं और एम्पियर मीटर स्क्वायर ये हमारा मात्रक हो गया। अब हम इसको हल करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए इसको हल करते हैं। समझिए, हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? विषुवतीय, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया ये, क्या लिखेंगे बेटा? विषुवतीय स्थिति के लिए। बहुत आसान है। विषुवतीय स्थिति के लिए जो मेरा B आएगा, है ना, और वो आएगा बच्चों μ0/4 पाई, और इनटू में आएगा बच्चों m बटे कितना लिख दोगे बेटा आप? यहाँ पे आप r³ लिखोगे, है ना? वैल्यू पुट करते हैं इसमें। इस पूरे का मान 10 की घात -7 होता है, m का मान 0.4 है, और इसको हम 0.5 को 3 बार करेंगे, ऐसे 3 बार गुणा होगा, है ना? तो यहाँ पे आएगा हमारा b बराबर 0.4 और 0.5 को 3 बार गुणा करोगे तो बेटा आएगा 0.125 और गुणे में 10 की घात -7, है ना? अब इसको आगे हल करते हैं। सुनो कैसे हल करेंगे। 0.4 और 0.125, यहाँ पीछे 2 0 अपने मन से लगा लेंगे और हटा देंगे दशमलव, तो 400 बटे 125 आएगा। चलिए इसको 25 से काटते हैं। 25 पंचे 125, है ना? 25 से कम 25, 15 बचेगा 25, तो इसको हम अगर काट लेंगे तो लगभग ये हमारा जो आएगा, मनने से कुछ गलती हो गई क्या? 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, बचेंगे 15, 150 होगा, या 150 होगा। तो 25 छक्का, ठीक है बच्चों? अब इसको काटते हैं। 5 से कम 5, 5 या 15, और 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 3.2, ठीक? तो यहाँ से आएगा मेरे पास 3.2 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -7। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? कुछ था इसमें इस बेटा? ये कुछ भी तो नहीं है। कितना आसान सर ने बना दिया इसको, है ना? बोलो, गुणा भी समझ में आ गया, भाग भी समझ में आ गया, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक? चलो अच्छा, क्या ये मेरा पूरा हो गया? अरे नहीं यार, पूरा कैसे हो गया? जब तक पेपर में मात्रक नहीं लिख के आओगे कैसे पूरा हो जाएगा? अब बताओ इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? बी का मात्रक हम लोग जानते हैं, टेस्ला होता है, गॉस होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन गॉस सीजीएस में होता है, टेस्ला बच्चों एसआई में अगर हम बात करें तो उसमें आप लिख सकते हो, क्योंकि वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो लेकिन वैसे एसआई मात्रक होता नहीं है, ठीक? तो बी बराबर क्या हो गया? ये टेस्ला, वो उसके बारे में हम किसी और दिन बात कर लेंगे। तो ये टेस्ला हो गया। आपको पता होगा कि 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
बड़ा आसान लगा है ना। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छी स्थिति के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, अच्छी स्थिति के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छी स्थिति के लिए अगर मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, नए पेज पे जाते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं शिवम सर। नहीं यार ऐसा नहीं करो, रुको एक पेज ऐड करते हैं, हो गया है ना। तो बच्चों b बराबर अच्छी स्थिति के लिए फॉर्मूला μ0/4π और उसके बाद 2m और डिवाइडेड बाई r3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 2 को हम बाहर निकाल लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं, m/r3। और इतने पूरे का मान अभी अभी सर ने पूरा यहां से देखो कैलकुलेट किया है, 3.2 आया है ना। तो हम इसको लिख देंगे कि भैया 2 गुणे 3.2 और गुणे 10 की घात -7, तो आपको मिल जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात -7। और बच्चों ये क्या आ जाएगा, टेस्ला। बताओ कुछ समस्या हुई क्या भाई, कितना आसान हो गया अब तो, है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बड़ा आसान था कि हमने क्या कर लिया बच्चों, अच्छी स्थिति के लिए भी निकाल लिया और निरक्षी स्थिति के लिए भी निकाल लिया, है ना, मजा आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की, कि चुंबकीय फ्लक्स आखिर क्या होता है। देखो इसे समझने के लिए मुझे एक कुछ चीज़ दिखानी पड़ेगी आपको। मान लो कि ये हमारी एक किताब है ना, एक क्लास 12th की। अब ये एक मान सकते हैं कि ये एक प्रकार का तल है, ठीक। इस तल, ये तल कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। अब ये तो ये आपको वृत्त कैसा दिख रहा है बच्चों, आयताकार। इस तल से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, और कैसे गुजरेंगी, लंबवत गुजरेंगे, उनकी सारी संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे और बता देंगे कि भैया यही हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो यार परिभाषा तो खत्म हो गई कि किसी भी एक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लेकिन अभी भी इसमें कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है, लंबवत वर्ड आपने नहीं जोड़ा है कि किसी भी एक चुंबकीय क्षेत्र से, किसी भी एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब मान लो हमारे पास ये तार है, इसका भी एक हम क्या बना लेते हैं, ये मान लो ऐसे हमने बना लिया कि भैया ये पृष्ठ है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अब मान लो इसको पृष्ठ आप ऐसे बना दो जैसे हम अभी बना रहे हैं बच्चों, ऐसे, ठीक, ये पृष्ठ बना दिया। इस पृष्ठ से जितनी भी आपकी रेखाएं गुजरेंगी, अब कैसी रेखाएं गुजरेंगी, लंबवत गुजरेंगी। मान लो ऐसे ऐसे गुजर रही हैं, अरे यार मान लो ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे, ठीक। और ये सारी की सारी क्या है, पृष्ठ से लंबवत गुजर रही हैं और ऐसे निकल रही हैं, ऐसे। रुकिएगा, ठीक है बच्चों, इधर से जा रही है, इधर से निकल रही है, ठीक। तो इनकी जो संख्या होगी, जो लंबवत निकलेंगी पृष्ठ से, इनकी जो संख्या बन के आएगी उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। इसको सीधा कर लेना, मेरा सीधा नहीं है तो, ठीक, आसान लगा। तो इसको जरा पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, या आप चुंबकीय बल रेखाओं लिख सकते हो, की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका आप इस प्रकार से संकेत बना सकते हो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर भाई बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को एक फ्लो में पढ़ते हुए चले जाते हैं, चैट वैट नहीं देखना पड़ता है और रिकॉर्डेड में मजा भी आ जाता है, ठीक। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स एक कैसी राशि है बच्चों, एक अदिश राशि है। चुंबकीय जो फ्लक्स है ये एक अदिश राशि है। मैं इसको अभी आगे प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि क्यों बच्चों ये हमारी एक अदिश राशि है। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, जैसे मान लो ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो आपको नहीं बनाना है, आप इसको हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं।
इस तरीके से एक ये हमने पृष्ठ मान लो बना लिया ऐसे, ठीक, ये ऐसे ये पृष्ठ बनाया जैसे कॉपी मेरे पास थी, है ना। अब इसमें मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारी रेखाएं हैं ऐसे, जो इसमें ऐसे गुजर रही हैं, ठीक। ये इसको उठा के यार हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया मैंने। अब सुनिए, ये ऐसे गुजर रही है मान लो ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे है, कोई कोण बनाती हुई गुजर रही है ऐसे, जैसे सर ने बना दिया ना, ऐसे ही। ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे गुजर रही थी, ठीक। तो अगर ये पृष्ठ सर ने बना दिया ऐसे, वैसे सर को अब ये वाला जो पृष्ठ बनाया है और थोड़ा अच्छे से ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे, और अच्छा लगता है ना। अब अच्छा लग रहा है, ठीक। रुकिए, इनको हम और छोटा करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है ना। अब ये जो पृष्ठ बनाया है ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो और अच्छा लगता, बट ठीक है। ये जो सर ने पृष्ठ बनाया है, इस पृष्ठ को जरा ध्यान से देखो। इस पृष्ठ में इस तरीके से पृष्ठ बनाया है, ऐसे पृष्ठ है और ये बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं ऐसे ऊपर की ओर, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो हमारी बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाओं की दिशा है और ये कितनी है, बी। हमने मान लिया कि ये बल रेखाओं की दिशा का हमने सदिश बना लिया। अब इसी में एक क्षेत्रफल सदिश है। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे मान लो ये अभी हमारी कॉपी है, बार बार नहीं उठा रहे हम, ये कॉपी है, इस पे हम एक लंबवत ऐसे एक सदिश बना देंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, क्षेत्रफल सदिश। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे क्षेत्रफल सदिश बना दिया ऐसे, ठीक। इसको क्या नाम दिया सर ने, ये एक सर का क्षेत्रफल सदिश है और इसको इन्होंने ए वेक्टर से नाम दे दिया, ठीक। तो और ये किस कोण से रखा हुआ है बेटा, बेटा ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो कहता है, क्या कहता है, सुनिए, वो कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स, बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी बात, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो होता है बेटा फाई बी। याद रखना, वो चुंबकीय फ्लक्स नहीं पढ़ा था आपने, जो वहां पे पढ़ा था वो वैद्युत फ्लक्स था, ये चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों में अंतर है ना। वो जो चुंबक वाले में था वो बिल्कुल जो वैद्युत में था वही है बिल्कुल। इन दोनों का जो आप गुणा करोगे बी वेक्टर का और डॉट ए वेक्टर, इन दोनों का जो आपस में गुणा करोगे और डॉट गुणनफल करोगे तो ये बन के पूरा आ जाएगा हमारा क्या, ये पूरा जो बन के आ जाएगा ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, चुंबकीय फ्लक्स का। तो हमें आप उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भैया फाई बी बराबर बी और उसके बाद ए, और ये जब जैसे ही वेक्टर के साइन हटते हैं ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि तुम 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हो कि बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ये बात तुम अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक। अच्छा, लेकिन ये यार कॉस थीटा ही क्यों आया, साइन थीटा क्यों नहीं। देखो, अब मान लो बाई चांस हम बात करें कि यहाँ पे ये भैया हमारा कौन हो गया, साइन घटक हो जाएगा इसका, है ना, बी साइन थीटा, और ये कौन सा घटक हो जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि बी साइन थीटा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो साइन थीटा है ये हमारा इसके क्या है बच्चों, जैसे ये हमारा हो गया तल, इसी के समांतर ऐसे चला जाएगा ये, है ना, और जो कॉस थीटा है वो कैसा हो गया, लंबवत घटक हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए फिर हम लोग इसमें कॉस थीटा लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में साफ साफ लिखा है कि लंबवत गुजरने वाले। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक और यहां से, जो सर ने इस तरीके से आपको लिखकर बता दिया। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या तो नहीं हुई क्या, यहां तक समझ में आया, बड़ा आसान था, है ना। चलो अब एक और भी हम लोग फॉर्मूला यहां से डिफिनेशन बना सकते हैं, और वो हम डिफिनेशन बना सकते हैं कि अतः किसी पृष्ठ से
गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, है ना, फाई बी किसका किसका गुणनफल होता है बेटा, बी और ए का सदिश गुणनफल। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हम लोग क्या करेंगे, बी और इस ए का हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे कि बी वेक्टर व ए वेक्टर का गुणनफल होता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा टाइम देता हूं, आप पीछे से एक एक करके सब स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से एक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बस मैं पानी पी के फिर से स्टार्ट करता हूं, लेकिन वीडियो कट हो जाएगा इतना। तो चलो फिर, ठीक है, समझ में आ गया पूरा? ठीक है। अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने बोला था कि अतः किसी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी वेक्टर व ए वेक्टर का, और शायद हमने सदिश बोल दिया था, है ना, तो उसको दिमाग से भैया निकाल देना, उसकी जगह पे आप लिख लेना अदिश गुणनफल, ओके, क्योंकि ये हमारा अदिश गुणनफल ही होता है। ओके, हमें उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, ठीक। चलिए आगे कंटिन्यू करें हम लोग। ये समझ में आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं। यदि तल का क्षेत्रफल ए हो, चुंबकीय क्षेत्र बी हो, तो अभिलंब थीटा कोण बनाते हुए रखा हो तो इसका चुंबकीय फ्लक्स, ये मुझे लिखना था लेकिन मैंने पहले ही लिख दिया। आप चाहो तो जो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसे ये वाली लाइन यहाँ लिख सकते हो, जो यहाँ पर लिखी है कि थीटा कोण बनाते हुए रखा है। और जो ये थीटा कोण है ये क्या है, बी और ए के बीच वाला कोण है। अब मेरी बात समझिए इसको, ठीक है। ये हमारा, ये क्या हो गया, तल, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो गया, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं जो भी होंगी, जिस तरफ भी जा रही होंगी, उनके बीच का कोण होता है थीटा, ठीक। तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अब आते हैं और चुंबकत्व और गाउस का नियम समझते हैं कि चुंबकत्व और गाउस का नियम क्या है। लेकिन उसके पहले मैं ये सोच रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हम यहां पे फॉर्मूला लिख देते हैं, बी, और आपको इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बी ए कॉस थीटा, ठीक, ये हम लोग कर चुके हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और समझते हैं बच्चों, ठीक, न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए समझिए इसको। मान लीजिए कि आपको दे दिया हो बी वेक्टर बराबर 3i प्लस का 2j माइनस का k, है ना, और सबके ऊपर कैप भी लगा लो, ओके। और ये हमें दे दिया है टेस्ला, ठीक है। और साथ ही साथ हमें दे दिया है इसका क्षेत्रफल वेक्टर a बराबर कुछ भी, हमें क्वेश्चन करना है, तो हमने दे दिया मान लो 20, है ना, 20 सेंटीमीटर जे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दे दिया, ठीक, 20 जे सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें आई नहीं है, के नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जे दिया है। हमसे बोला गया है कि आप इसको हल कीजिए। हल कैसे करेंगे हम लोग, देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और हमसे पूछा क्या है, हाँ ये भी लिख लो कि पूछा क्या है, हमसे पूछ लिया गया है कि फाई बी बताइए क्या होगा, ठीक। चल अब इसको हल करते हैं, समझिएगा बच्चों। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, ये हमने बोल दिया, ठीक। चलो अच्छा, बी वेक्टर को नोट करो, कितना आया, 3i प्लस का 2j माइनस का k, है ना बेटा, और उसके बाद डॉट ए क्या है, 20j, ठीक, और इन सब के ऊपर कैप लगा लो। चलो अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं,
ठीक, जब कभी भी जैसे आई जे के ना लिखा हो, जैसे आई ना लिखा हो, के ना लिखा हो, तो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूं। तुम कर सकते हो 0i प्लस, जैसे जे तो दिया था कि 20j और प्लस के, 0k है ना, ये सिर्फ के नहीं लिख सकते आप, 0k ये अपने आप लिख लोगे। ठीक, अब होता क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। इस 3 का गुणा 0 से होता है। मैं पूरा बता रहा हूं ताकि देखो, एक क्वेश्चन हम जरूर बताते हैं लेकिन हम सब कुछ बता देते हैं ताकि इससे आप सारे क्वेश्चन कर लो, है ना। तो 3 का जब 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, और i का जब i से गुणा करते हो तो i स्क्वायर आ जाता है। बात समझ में आ गई। i का जब i से गुणा करते हो तो वहां से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, i स्क्वायर हो जाएगी, जिसका वैल्यू फिर आप -1 पुट करोगे जो आपने वहां पर पढ़ रखा है, तो उससे कोई, जिसका मान 1 पुट करोगे और जिससे कोई आपको मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर i स्क्वायर आप करोगे तो यहां पे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और यहां लेकिन फिर भी 0 ही रहेगा। तो बात समझ में आ गई। इसलिए जैसे 0 वाले दिख जाएं आपको गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं है। सिंपल सा क्या करना है आपको बस इसको इसके साथ गुणा कर देना है, लेकिन फिर भी सर ने बता दिया पूरा। ठीक, जे वाले को जे के साथ, 20 को 40 के साथ, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा। ठीक, लेकिन अब मुझे बताइए कि इस प्रश्न को जब आप कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो एग्जाम में क्या हो गया, गलत। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने इसको तो टेस्ला दिया था, वो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया था, और यही गलती हो जाती है। तो इसको सबसे पहले आप 20 लिखोगे, और आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर आएगा। तो हम यहां लिखेंगे 10 की घात -4 और जे हो जाएगा, और उसके बाद मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो फिर आप इसमें गुणा भी करोगे। रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा खिसका देता हूं उधर। ठीक, और यहां पे आप गुणे में 10 की घात -4 भी लिखोगे। ठीक, तो अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 40 गुणे 10 की घात -4 आएगा, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा, देखो टेस्ला और मीटर स्क्वायर दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते और भी क्या है, वेबर, वो उसका मात्रक होता है। तो ये तो हमने चलो मान लो न्यूमेरिकल कर लिया। ठीक है, वेबर होता है, आई थिंक ई होता है क्या, मैं कंफ्यूज हूं इसमें, सही है, या ई होता है। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलो अब हम आते हैं पीछे, ये हमने समझ लिया। इसका मात्रक समझेंगे अब हम लोग, और विमा समझेंगे। ठीक, तो समझिए सबसे पहले भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं फाई बराबर बी ए, ये जानते हैं। तो पहला मात्रक क्या आया, यहां से आएगा टेस्ला। ठीक है, पहला मात्रक आएगा हमारा टेस्ला और मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये मात्रक होता है इसका। ठीक, अच्छा, या करके हम इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं, और वो होता है बेटा क्या, वेबर। अब आप सोचोगे सर ये क्यों, वेबर क्यों होता है, मैं बताता हूं अभी आपको। देखो, हम लोग जानते हैं कि एक टेस्ला जो होता है वो बेटा होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला की जगह रखूंगा तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ वेबर बचेगा, तो वेबर भी इसका मात्रक होता है। ठीक, तीसरी चीज, ये जो वेबर मात्रक आप यहां पढ़ रहे हो, ये वेबर मात्रक होता है आपका एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक होता है बेटा, एसआई मात्रक होता है। ठीक, अच्छा, तीसरी बात पढ़ते हैं। एक और मात्रक होता है, और वो होता है इसका मात्रक बेटा मैक्सवेल, है ना, जिसको आप अंग्रेजी में भी आप ऐसे लिख सकते हो, मैक्सवेल। रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट में, तो वेबर के लिए आप वेब लिख सकते हो, और वीईबी, और मैक्सवेल के लिए MAX लिख सकते हो। चलो अच्छा, ये जो मैक्सवेल होता है ये हमारा कौन सा मात्रक होता है, CGS मात्रक होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये हमारा वेबर हो गया और ये हमारा मैक्सवेल हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, आराम से सब समझ में आ गया। अच्छा चलो, एक बात और हम समझते हैं।
देखो जैसे ये हमने लिखा टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना, तो जो मैक्सवेल है वो सीजीएस मात्रक है, और सीजीएस मात्रक जो कहता है वो ये कहता है कि देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर जिसको आ जाए समझ में बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना, आप चाहो तो लिख समझना। वन मैक्सवेल, ठीक, समझिए जो मैक्सवेल है ये सीजीएस है, ये जो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा है ये हमारा ये 1 वेबर के बराबर है। अच्छा, टेस्ला की जगह पे हम गॉस लिख सकते हैं, तो हमने लिखा मान लो 1 गॉस, ठीक, फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बड़ा आसानी से समझ में आ गया यार, कुछ था ही नहीं, है ना। तो मैं ये भी तो कर सकता हूं कि अगर ये 1 गॉस है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा? 1 मैक्सवेल के बराबर होगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत? बड़ा आसान है कि 1 मैक्सवेल बराबर 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमने फॉर्मूला यहां से जनरेट करके आपको बता दिया, ठीक, समझ में आया? चलो अच्छा, इतना क्लियर है। अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। सुनिए मेरी बात। जैसे हम जानते हैं कि एक टेस्ला मीटर स्क्वायर बराबर कितने मैक्सवेल होंगे, क्योंकि अभी समझना कितने मैक्सवेल होंगे ये हम समझते हैं। अच्छा सुनो, टेस्ला को गॉस में चेंज करोगे तो 10 की घात 4 आएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 होगा। क्यों? 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात 4 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर। तो यहां पे हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम मैक्सवेल कहते हैं। तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 की घात 8 और ये बन जाएगा मैक्सवेल, ठीक। और अब 1 मिनट और, अब इतना किया है सर ने तो एक चीज़ और बता ही देते हैं डीप में। अब ये क्या होगा? गॉस और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है इसको हम वेबर कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्स, ये एसआई, ये सीजीएस। ये एक रिलेशन बता दिया सर ने सारी चीज़ों के बीच में। चलिए अब हम समझते हैं कि इसका वीमा क्या होता है बेटा, है ना, फाई की वीमा, इसे समझते हैं। फाई की जो वीमा होती है वो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? फाई की वीमा निकालने के लिए तो हम लोग लिखेंगे फाई की वीमा, और बराबर लिखेंगे बेटा बी की वीमा, और इनटू में लिखेंगे ए की वीमा, ठीक। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को बी की वीमा नहीं याद रहती है, तो एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर आई बी एल। तो हम यहां से बी का वैल्यू निकालेंगे तो एफ आएगा और आई बटे एल आएगा। इसका वीमा होता है एफ का एम एल टी माइनस 2, आई की वीमा होती है ए, और एल की वीमा है हमारी एल की वीमा एल, मतलब लंबाई और एल की एल, है ना। एल से एल ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो यार, ठीक। तो हमारा बन जाएगा एम टी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा? एम एल की पावर, ओहो, एम टी की पावर -2, और ए ऊपर जाएगा ए की पावर -1। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या? है ना। और ए क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर, तो ये हमारा एल हो जाएगा भाई मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां से हमारे पास वीमा आएगी एम एल स्क्वायर, टी की पावर -2 और ए की पावर -1। भाई ये भी हमने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया कि कैसे हम लोग फाई की वीमा निकालते हैं, बी की वीमा और ए की वीमा। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर है, पर मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, अपना 100% दूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको देखो लास्ट तक या ना देखो, या आप पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? फाई की वीमा भी क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, न्यूमेरिकल हो गया। चुंबकत्व एवं गाउस के नियम की बात करते हैं। ये क्या कहता है? चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है? देखो गाउस का नियम बहुत छोटा है। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा दूसरा गाउस का नियम वैद्युत के लिए थे वो वहां पढ़ा। यहां पे हमने क्या पढ़ा है? चुंबकत्व और गाउस का नियम। सुनिए, ये इसे समझने के लिए मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा पहले, ठीक। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो वापस इधर से जाएंगी कि नहीं? यहां से जो निकलेगी यहां जाएगी कि नहीं जाएगी?
यहां से जो निकलेगी वो यहां जाएगी कि नहीं जाएगी, और बेटा यहां जो निकलेगी वो यहां जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा हमारा वैद्युत में नहीं होता था, वैद्युत में नहीं होता था बेटा, उसमें निकलती थी पर दूसरी जगह पे जाती नहीं थी। यहां पे क्या हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, है ना, निकलेंगी तो वापस जाएंगी जरूर, और फिर से ये ऐसे निकलकर वापस जा रही हैं, और ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये वापस आ रही है यहां से। ये बात आपने पढ़ी है। अच्छा, तो मैं एक बात यहां बोल सकता हूं कि आने वाली और जाने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं, है ना, आने वाली और जाने वाली, जो आने वाली रेखाएं हैं और जो जाने वाली रेखाएं हैं, इनको अगर मैं एक इनका बीजगणितीय योग निकालूं तो क्या आएगा बताओ, 0 आएगा ना, कि भाई जितनी आ रही हैं उतनी ही तो वापस जा रही हैं, बोल सकते हैं हम लोग ना। तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब इन्होंने बताया कि जो फाई और ई का जो मान होगा, सॉरी फाई बी का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 0 होगा। ये इन्होंने बताया, यही है हमारा गाउस का नियम, बाकी कुछ नहीं है। कि जितनी रेखाएं आ रही हैं वापस से ध्रुव से आएंगी, फिर से जाएंगी, फिर से आएंगी, फिर से आएंगी, फिर से जाएंगी, ये बताया इन्होंने। और अर्थात इन्होंने एक चीज बताई, इन्होंने बताया कि भाई फाई को हम क्या बोल सकते हैं, बी ए कॉस थीटा बराबर 0 होना चाहिए। इन्होंने बताया कि बी ए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इन्होंने बताया कि समाकलन बी ए कॉस, बी ए होता है तो फिर यहां डी ए हो जाता है ना, बी डी ए कॉस थीटा, ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इतनी सारी बातें इन्होंने बता डाली, और मैंने सारी चीजें लिख दी कि भाई ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है पहले से, ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये तो अभी अभी बताया, ये नया हो गया। बट इसको अभी समाकलन करो ना डीए, तो डीए बन जाएगा फिर से ए, और फिर से वाली लाइन मिल जाएगी। तो वही चीज है ना, ये बताया गाउस का हमारा क्या है, चुंबकत्व के लिए नियम है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ रखा था बच्चों कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बच्चों गुजरने वाले जो हमारा वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना, ये पढ़ रखा था। ठीक, चलो उस पर जाना नहीं है। एक छोटा सा नोट है, चुंबकत्व और स्थिर वैद्युतिकीय, गाउस के नियमों के बीच अंतर क्या है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ना। तो इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, सुनो। इनमें यह बताया इन्होंने कि अगर कोई ध्रुव है ना, तो इसमें नॉर्थ और साउथ, अगर ये विद्युत के लिए होता मान लो, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यही तो ना, बोलो, वो चुंबक के लिए, ये वैद्युत द्विध्रुव। इन्होंने बताया कि अगर आप इसके ध्रुव को मान लो हम इसको बीच से ऐसे ब्रेक कर दें, तो ये फिर से 2 बन जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो, कि भाई ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि इसमें हमारा एक ध्रुव हो सकता है, वैद्युत जो हमारा द्विध्रुव बना, लेकिन उससे पहले एक ध्रुव पॉसिबल था। लेकिन जो चुंबक होता है उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मेरा एक ही ध्रुव रहे, ऐसा कोई भी चुंबक नहीं हो सकता जिसमें केवल एक ही ध्रुव हो। तो यही चीज बता रहे हैं कि एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है इसमें, किसमें बेटा, चुंबकत्व एवं स्थिर वैद्युतिकी गाउस के नियमों के बीच अंतर यही है कि एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, जबकि इसमें था कि भाई एक ध्रुव का अस्तित्व हो सकता था, बट चुंबक में ऐसा नहीं है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो और बोल सकते हो कि सरलतम चुंबकीय अवयव एक द्विध्रुव होता है, कितना भी छोटा क्यों ना चुंबक बनाओ उसमें द्विध्रुव जरूर होगा। बात समझ में आ गई? तो बोल सकते हैं कि हम अंग्रेजी में भी इसको बोल सकते हैं कि भैया मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। बात समझ में आ गई कि भैया मोनोपोल मतलब एक द्विध्रुव नहीं हो सकता। बोलो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? हमें उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन समझेंगे। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बताओ ये जो बनाया गया है क्या ये सही है? शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे बना दिया गया है और यहाँ से ऐसे रेखाएं निकल रही हैं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है। क्यों? ये गलत है।
चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु से इस प्रकार से नहीं निकल सकती जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसी बंद सतह पर B का चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब जितनी रेखाएं सतह में प्रवेश करें उतनी ही इससे बाहर निकलनी चाहिए। जितनी भी प्रवेश करेंगी उतनी बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये निकल तो रही हैं लेकिन आप वापस आके प्रवेश नहीं कर रही। तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेना चित्र बना के। उसके बाद इसको देखो, पूछा गया है क्या ये सही है? ये जो रेखाएं ऐसे ऐसे बनाई गई हैं, बोलो सही है। अब एक बात बताओ, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट वाट सकती है कि नहीं? नहीं काट सकती यार। तो हम बोल देंगे तुरंत कि भैया ये गलत है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि अन्यथा कटान बिंदु पर क्षेत्र की दिशा संदिग्ध हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो हमें उम्मीद है बच्चों बेहतर आपको समझ में आया होगा। आज जो हमारा ये लेक्चर नंबर था वो 3 था। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर और ये ख़त्म हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर। फिर हम लोग विद्युत पढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को विद्युत जो है वो 6 सितंबर से, मैंने आपसे कहा था ना कि 5 सितंबर के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 6 सितंबर के पहले पहले ये चैप्टर आपको मैं ख़त्म करके दे दूं, और मैं पूरा 100% दूंगा कि ख़त्म हो जाए, ताकि 6 सितंबर से हम लोग एक नया अध्याय चालू कर सकें। क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक छोटी यूनिट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके बाद जो एक यूनिट है वो बहुत छोटी है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे लाइट। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर फाइनली हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। आपको नोट्स हम टेलीग्राम पर दे देते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि 7:15 हो गया है टाइम, आप देख सकते हो, और इस टाइम पे हमारा एक लाइव सेशन भी होता है, तो जल्दी से इसको बंद करके हमें लाइव सेशन तुरंत स्टार्ट करना होगा। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।